दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी में जो कुछ भी आपसे सवाल पूछा गया था वो आपका जवाब कैसे मिला एक बार आप देखते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों हिंदी के कुछ अच्छे अच्छे सवाल उनको देखिए और आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है वो बताना। देखिए ये दोस्तों बहुत आसान शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया, आपको पता है सर्वनाम कहा किसे जाता है, याद रखिएगा जब संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है, स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर्वनाम। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर्वनाम। तो एक बार बताइए संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग है, नींद, रोग, सफाई, ये सब संज्ञा थोड़े। याद रखिएगा यहाँ पर कौन जो लिखा है ना, कौन आ रहा है, कौन मैं नहीं जानता। ठीक है, तो याद रखिएगा संज्ञा, जैसे राम आ रहा है, राम के स्थान में मतलब कौन है, वहां पे दरवाजे पे कौन खड़ा है, मान लीजिए दरवाजे पे राम खड़ा है, आपने बोला दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो कौन जो है शब्द ये इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पे किया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा यह, वह, मैं, हम, तुम। ठीक है, हम, तुम। ठीक है, याद रखिएगा सब कैसे शब्द है दोस्तों, क्या, कौन, कहां, कैसे, ये सब शब्द क्या है, याद रखिए सब आपका जो है सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इनको आप ध्यान दीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। कारक के भेद हैं, क्या आपको पता है कारक के कितने भेद होते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है आपको पूरा कारक ही पढ़ा डालता हूं, रोज यार कारक से सवाल बनते हैं, पता नहीं मेरे बच्चे गलत क्यों कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऐसे बनाइए, क बना के ऐसे मिला दीजिए, देखिए 8 नजर आ रहा है आपको। तो याद रखिए दोस्तों ये 8 कारक के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, टोटल 8 भेद होते हैं कारक के, और मैं आपको कारक के भेद बताना चाहता हूं। ठीक है, आइए मान लीजिए सबसे पहला भेद आप पढ़ते हो दोस्तों कर्ता। ठीक है, आप पढ़ते हो कर्ता, तो आप पढ़ते हो कर्ता ने, कर्ता ने। दूसरा पढ़ते हो कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म को। तीसरा पढ़ते हो करण, कर्ता ने कर्म को करण से। ये 3 तो आपको याद होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, से इतना ही पता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक आप कहना भूल जाते हो, के द्वारा। क्या बताएंगे ये आप भूलते हो, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा या तो करण में से भी आ सकता है या तो करण में के द्वारा भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों संप्रदान आता है, क्या आता है, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। अब देखिए संप्रदान में क्या होता है मैं बता रहा हूं, संप्रदान माने किसी को दान देना, संप्रदान दान देना। तो संप्रदान में आ जाता है के लिए, क्या आ जाता है दोस्तों, संप्रदान में क्या आ जाता है, यहां के द्वारा था, यहां पे के लिए आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों अपादान, क्या आ जाता है, संप्रदान के बाद आता है अपादान। अपादान में क्या होता है दोस्तों, अपादान में होता अलगाव, क्या होता है, अलगाव। अलगाव माने क्या होता है दोस्तों, अलगाव संबंधित यहां पे वर्ड होते हैं, जैसे मतलब अलग होने की स्थिति में जैसे से का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकल गई। और ये अलगाव ऐसा होता है कि दोबारा मिलन नहीं हो सकता, दोबारा मिलन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों संबंध, क्या आता है, इसके बाद आता है संबंध। तो संबंध में तो संबंध बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे आपने बोला का, की, के, का, की, के, या फिर ना, नी, ने, ना, नी, ने। ठीक है, तो ये सब हो जाता है संबंध। ठीक है, इसके बाद आता है अधिकरण, क्या आता है दोस्तों, अधिकरण, अधिकरण आ जाता है। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है दोस्तों, में आता है और पर आता है, में आता है और पर आता है। इसके पहले भी आपने में पढ़ा था। ठीक है, में जो होता है कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा मत होइएगा। अधिकरण में क्या आता है, में आता है, में, केवल में आता है, में। ठीक है, और लास्ट में अंतिम वाला हो जाता है संबोधन। कहां लिख दूं, इधर लिखूंगा तो हटेगा नहीं, इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, लास्ट में आ जाता है संबोधन। तो संबोधन पुकारने उकारने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे करते हैं हे, हो, अरे। ठीक है, अरे, वाह। ठीक है, याद रखिएगा हाय, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब यहां होते हैं, ये सब संबोधन होते हैं। देखिए आपका हो गया 1, आपका हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया 5, हो गया 6, हो गया 7 और हो गया 8। इस प्रकार से याद रखिएगा इसके कुल 8 प्रकार होते हैं। 8 मैंने बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहीं कहीं से कारक में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इसमें जो हस्ताक्षर शब्द है क्या है, ठीक है, कह रहा है हस्ताक्षर क्या है, कह रहा है बहुवचन है, ये एक वचन है, ये नित्य बहुवचन है या नित्य
नित्य एक वचन है। देखिए बहुवचन, एक वचन और नित्य। नित्य माने क्या होता है, ये हमेशा दोस्तों, देखिए इसका प्रयोग हमेशा हमेशा केवल, नित्य बहुवचन मतलब केवल बहुवचन, जिसका प्रयोग केवल बहुवचन में ही किया जाता है, जिसका एक वचन होता ही नहीं है उसे कहा जाता है नित्य बहुवचन। जिसका एक वचन होता ही नहीं है, खाली बहुवचन बोलेंगे तो उसका एक वचन बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा नदियां, नदियां क्या है, तो आपने कहा से नदियां जो है ये बहुवचन है, लेकिन नदियां का एक वचन क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, यानी बहुवचन का एक वचन बनता है। लेकिन जो नित्य एक वचन होते हैं, जो केवल एक वचन होते हैं, उनका जो बहुवचन नहीं बनता, और जो केवल बहुवचन होते हैं उनका एक वचन नहीं बनता, ठीक है। तो याद रखेगा, जैसे यहां पर हस्ताक्षर दे दिया, हस्ताक्षर दे दिया, जैसे आपसे प्राण दे सकता है, जैसे आपको आंसू दे सकता है, जैसे आपसे केस पूछ सकता है, जैसे आपसे बाल पूछ सकता है, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, जैसे आपसे समाचार पूछ सकता है। ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल केवल और केवल बहुवचन के रूप में किया जाता है, इनका एक वचन होता ही नहीं है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने बताया था स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, किसी विशेषण शब्द का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। जैसे शोभा, उसकी शोभा अच्छी है कि शोभा अच्छा है। शोभा हमेशा कैसी होती है दोस्तों, अच्छी होती है, उसकी शोभा अच्छी है, ठीक है। तो अच्छी होती है तो मतलब यही स्त्रीलिंग मिल गया। शस्त्र है, कैसा होता है दोस्तों, शस्त्र अच्छा होता है। पालन अच्छा होता है, अच्छा मतलब पालन क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नृत्य आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। नृत्य भी आपका पुल्लिंग होता है, वो अच्छा नाच रहा, अच्छा नृत्य कर रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा, नहीं याद रखेगा, यहां पर शोभा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी नीचे के जो तीन शब्द दिए गए दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे देखिए, ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए क्या इसका उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, बहुत आसान है पेपर, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताइए कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपको बताना है। द्रव्यवाचक संज्ञा याद रखेगा, जब आप संज्ञा के प्रकार पढ़ते दोस्तों, तब वहां मिलता है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई भी मटेरियल वाला आइटम आता है, क्या आता है, मटेरियल वाला आइटम आता है। जैसे आपका यहां पे क्या हो गया, दूध। दूध क्या दोस्तों, ये आपका एक तरह का द्रव्य है और ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। खटाई, मिठाई, ये सब आपके विशेष शब्द होते हैं, ये आपके संज्ञा के अंतर्गत नहीं होते हैं। दूध यहां पर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी जिसको माप तोल सकते हैं उसको भी इसमें रखा जाता है दोस्तों, जैसे लोहा वगैरह हो गया, लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो होते हैं दोस्तों, इनको भी आप यहां काउंट करते हैं, इनको याद रखेगा। बाकी खट्टा मीठा ये सब क्या दोस्तों, विशेषण शब्द कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी क्या होता है ये बताइए, मंतव्य, ठीक है। तो यह बताइए, मंतव्य लिखा है सुमति, लिखा है सम्मति, लिखा है मतवैध, ठीक है, या कुमति। याद रखिए, जहां लोगों के, देखिए मंतव्य के कई सारे अर्थ होते हैं। मंतव्य का तात्पर्य होता है सहमति, ठीक है, एक्सेप्टेंस। इसी का मतलब क्या होता है, सम्मति। चाहे सहमति कहिए, चाहे सम्मति कहिए, चाहे अपना मंतव्य कहिए कि भाई आपका यही मन है, आपकी यही इच्छा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं आपकी यही राय है, आपका यही क्या है, सलाह है, क्या है दोस्तों। ये सब दोस्तों क्या कहे जाते हैं, ये मंतव्य के समानार्थी हो सकते हैं। या जैसे किसी के मन में आया कि ये मेरा विचार है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये मंतव्य के समानार्थी होंगे। इस प्रकार से आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2 ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करा सही अर्थ वाला युग्म कौन सा नहीं है, जो युग्म नहीं है दोस्तों वो बताना। आइए देखते हैं, अनिल का तात्पर्य क्या होता है, अनल, अनिल, अनल, इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि अनिल मतलब हवा होता है और अनल मतलब आग होता है, ये तो सत्य है, ठीक है। आपसे पूछा कौन सा सत्य नहीं है। अली मतलब क्या होता है, मोर होता है, और अली मतलब सखी होता है, ठीक है। तो मोर नहीं दोस्तों, याद रखेगा। अली का तात्पर्य क्या होता है, अली का तात्पर्य दोस्तों भौरा होता है ना, मोर थोड़े होता है, ठीक है। अली का तात्पर्य याद रखेगा, यहां पर भौरा होता है, क्या होता है, भौरा होता है। एक तो ये है। दूसरा देखिए, आदि और आदि, एक आदि का मतलब आरंभ, दूसरा आदि का मतलब अभ्यस्त हो जाता है, ये सही है। जलज का तात्पर्य कमल होता है, जलद का तात्पर्य दोस्तों समुद्र नहीं होता है। जलद का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, बादल होता है। अब आपके सामने एक संकट आ गया कि सर यहां पे तो हमें दो सवाल जो है दोस्तों यहां पर गलत नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आप क्या करने वाले हो बताइए जल्दी से, ऐसे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो आपका मोर दिया दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और भाई हमें तो दो गलत नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे 2 वाला भी और 4 वाला भी गलत नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे
मतलब एकदम 100% श्योर है कि अली का तात्पर्य दोस्तों भौरा होता है, अली का तात्पर्य मोर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे में दोनों गलत है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। देखना क्या है, आप यहाँ पे डी करिए सही, ठीक है, डी करिए सही या फिर बी करिए सही, दोनों पे आपको आपका उत्तर मिलना चाहिए। हो सकता है मिसप्रिंट कुछ हो गया हो, इसके वजह से गड़बड़ा रहा हो। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, ठीक है, याद रखिएगा, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने लाइन पढ़ा होगा, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। यहां पर दोस्तों ये जो अजीर दे रहा है, ठीक है, अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का दोस्तों यहां पर चयन करना है, ठीक है। अजीर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अजीर का तात्पर्य मुझे बताइए, जो आपका यहां पर ब्रैकेट में किया हुआ अजीर का तात्पर्य दोस्तों याद रखिएगा, अजीर का तात्पर्य होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। और जहां कहीं भी चंद्र बिंदु होता है, मैंने बताया ये आपका तद्भव होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। अजीर का कहीं पर दोस्तों लोग बोलते हैं अजर रहो अमर रहो, अजर अजर अमर, ठीक है, तो याद रखिएगा अजर, या फिर आपको बोला जाता है भाई एक बताऊं, अजर अमर, ठीक है। तो अमर मतलब जो न मरे, और अजर का तात्पर्य जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा न हो उसे कहा जाता है अजर होना, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहां फिलहाल क्या हो जाएगा, आपका आंगन हो जाएगा सही उत्तर। ज्यादातर बच्चे यहां पर बूढ़ा किए हुए थे, बूढ़ा आपका गलत जवाब है, आंगन हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अजर का तात्पर्य आंगन हो जाएगा, ठीक है। आंगन को कई नामों से जाना जाता है, कहीं पर अजर बोला जाता है, कहीं पर अजीर बोला जाता है, ठीक है। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, या कहीं पर प्रांगण ओंगण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके, शब्द यहां पकड़िए, जिसका वर्णन न किया जा सके। तो जब जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसको क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं अवर्णनीय। अगर वर्णन कर पाते तब आप उसे कहते वर्णनीय, और जब वर्णन नहीं हो पा रहा है तब उसे क्या कहा जाएगा? अवर्णनीय कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जिसका निवारण करना दोस्तों कठिन हो, जिसका निवारण करना क्या हो? कठिन हो। कठिन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है दुर, ठीक है। जैसे जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसका निवारण करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्निवार। क्या बोलते हैं? दुर्निवार। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्निवार कहा जाता है। यह आपका सही हो जाता है, ठीक है। अनिवार्य माने क्या होता है? जो आवश्यक हो, ऐच्छिक नहीं, जो करना ही हो, जो आपकी इच्छा पे नहीं हो। जो ऐच्छिक होता है वो अलग होता है, अनिवार्य माने करना ही करना है, जिसे टाला ना जा सके, ठीक है, वो कहा जाता। अपरिहार्य, आप कहते हैं ना भाई अपरिहार्य स्थिति में भी ये करना पड़ेगा, यानी जिसका त्याग ना किया जा सके, जिसका परिहार, जिसको टाला ना जा सके, उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। फिलहाल तो यहां ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। करा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइए मृगेंद्र किसे कहा जाता है? बताइए मृगेंद्र दोस्तों किसे कहा जाता है? मृगेंद्र, ठीक है, मृगेंद्र। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। मृगेंद्र किसे कहते हैं आपको बताना है। मृगेंद्र शब्द दोस्तों ये किसका है? याद रखेगा, मृगेंद्र कहा जाता है शेर को। किसे कहा जाता है? शेर को। शेर को दोस्तों केहरी भी कहा जाता है या केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। केहरी, केसरी, शार्दुल, ये सब किसे कहा जाता है दोस्तों? शेर को ही कहा जाता है। या फिर आप बोलिए व्याघ्र, ठीक है, या बोलिए आप मृगराज। क्या बोलिए? मृगराज, यानी मृगों का राजा, जो मृगों को मार करके खा जाता है, ठीक है। या फिर आप बोलिए पुंडरीक, पुंडरीक, ठीक है, पुंडरीक। ये सब किसके नाम है दोस्तों? ये सब मृगेंद्र के लिए आएंगे, याद रखेगा, यहां पर ये हो जाएगा। बाकी भुजंग बोझता, तो भुजंग आपका ये हो जाता सर्प का, ठीक है, सर्प का। तुरंग दोस्तों याद रखेगा, ये घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है, घोड़ा का। तो ये सब याद रखेगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां बताऊं दोस्तों, आइए सर्प का भी मैं आपको ढेर सारी पर्यायवाची बता देता हूं। जैसे सर्प को दोस्तों नाग कहा जाता है, सर्प को पन्नग कहा जाता है, सर्प को उरग कहा जाता है, सर्प को विषधर कहा जाता है, विषधर कहा जाता है, ठीक है। ये सभी नाम जो है दोस्तों ये आपके सर्प के अलग अलग नाम है, ठीक है। सर्प का एक और नाम याद रखेगा, अहि कहा जाता है, ठीक है। यहां देखिए घोड़ा को बाजी कहा जाता है, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है, घोड़ा को है कहा जाता है, घोड़ा को अश्व कहा जाता है, घोड़ा को घोटक कहा जाता है, घोड़ा को सैंधव कहा जाता है, ठीक है। ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी घोड़ा के नाम है, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखेगा, ये सभी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। करा मार शब्द का पर्यायवाची है। मार का पर्यायवाची शब्द क्या दोस्तों? मार किसका पर्यायवाची शब्द है बताइए। करा जादू का है, स्वर्ण यानी सोना का है, अधम का है, या फिर अनंग का है? किसका है दोस्तों? याद रखिए ये, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, मार किसे कहा जाता है? वैसे मार जो शब्द दोस्तों ये कहा जाता है कामदेव को। किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि कामदेव के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। कामदेव को दोस्तों रतिपति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था रति। तो रति के पति कौन है दोस्तों?
कामदेव जी हैं, ठीक है। या कामदेव को मनसीज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, मनसीज कहा जाता है। कामदेव को कंदर्प कहा जाता है, कंदर्प कहा जाता है। कामदेव को मीन केतु कहा जाता है, क्या कहते हैं, मीन केतु कहा जाता है। कामदेव को अनंग कहा जाता है, अनंत नहीं अनंग कहा जाता है, ठीक है। कामदेव को मनमथ कहा जाता है, ऐसे लिखे मनमथ, ठीक है, मनमथ, ठीक है, मनमथ कहा जाता है। कामदेव को मदन कहा जाता है, मदन, ठीक है। याद रखेगा ये सभी नाम किसके हैं दोस्तों, ये सभी कामदेव जी के नाम है, ठीक है। ये सब किसके नाम है, कामदेव के नाम है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध है मार, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये अनंग आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करण निम्नलिखित में से असंगत जो गलत विलोम दिया गया दोस्तों, उस गलत विलोम को आप चुनिए, ठीक है। लिख रहा घात का विलोम होता है प्रतिघात, सही है। प्रसारण का होता है संकुचन, किसी चीज को प्रसारण करना और संकुचित कर देना, बांध देना, ठीक है। शाश्वत का सदैव, खग का मृग, तो खग का तो मृग सही है दोस्तों। याद रखेगा यहां शाश्वत का सदैव दे रहा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शाश्वत का विलोम सदैव नहीं होता है। शाश्वत माने जो हमेशा हमेशा के लिए है, ठीक है। शाश्वत किसे कहा जाता है, जो हमेशा के लिए है। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, जो क्षण भर के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा शाश्वत का विलोम सदैव नहीं होता है, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। यहां पर याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कर्पूर का तद्भव रूप क्या है, ठीक है। कर्पूर का तद्भव रूप होता है कपूर, क्या होता है दोस्तों, कर्पूर का तात्पर्य क्या होता है, कर्पूर कहा जाता है श्वेत को, ठीक है, श्वेत को कहा जाता है। यह शंकर जी का श्वेत रूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो याद रखें कर्पूर यानी उनका जो मुख है एकदम सफेद, शरीर एकदम कपूर के जैसा श्वेत है, उसके लिए कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है। तो इसे कपूर कहा जाता है। और बात आती है दोस्तों करपट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो करपट कहा जाता है दोस्तों कपड़ा को, करपट किसे कहा जाता है, कपड़ा को कहा जाता है, ठीक है। और करकट किसे कहते हैं, कूड़ा करकट अलग होता है दोस्तों। करकट मुझे नहीं समझ आ रहा, करकट आप बोल सकते हो, वैसे करकट बोला जाता है कर्क, करकट ना बोल के कर्क बोलते दोस्तों, तो कर्क कहा जाता है केकड़ा को, करकट भी केकड़ा कर लीजिए। खप्पर माने होता है खपड़ा, खपड़ा खपड़ा वाला घर देखा आपने ना। तो याद रखिएगा यहां फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा शब्द यहां पर तद्भव शब्द है, जो तद्भव है वो बताना आपको, ठीक है। लिख रहा फड़ी, दही, नम्र और नासिका। यहां पर दोस्तों दही जो है आपका तद्भव है, क्योंकि जब आप इसका तत्सम बनाते हैं तब आता है दधी। क्या शब्द आता है दोस्तों, जब आप इसका तद्भव बनाते हैं, तत्सम बनाते हैं, तब आता है दधी, दधी कहा जाता है। ये आपका तत्सम शब्द है। और दही क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो फड़ी और चीजें दे रहा दोस्तों, फड़ी किसे कहा जाता है, फड़ी कहा जाता है नम को, ठीक है। और फड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, नम्र, जिससे नम्र बोलते हो ना, तो नम्र को नम कहते हैं, ठीक है। याद रखेगा फड़ी, फड़ी सॉरी नम्र नहीं, फन को, ठीक है। फड़ी, फड़ीधर, ठीक है। फन को कहा जाता है सांप वगैरह के, नम्र को नम कहा जाता है। नासिका दोस्तों ये नाक को, ठीक है। चलिए अलग बढ़ते हैं। करा योग रूढ़ शब्द कौन सा है, मैंने आपको बताया था दोस्तों योग रूढ़ शब्द, मैंने बताया था शब्द जो होते हैं दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखेगा। और किसके आधार पे दोस्तों, तो हमने बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले, या फिर रचना के आधार पे पूछ ले, या फिर बनावट के आधार पे पूछ ले, ठीक है। तब आप क्या बताएंगे, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, और एक होता है यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द, ठीक है। यहां मैंने बताया था रूढ़ शब्द जिसका खंडन ना हो सके, जिसका विभाजन ना हो सके। योग रूढ़ शब्द मैंने बताया था पर्यायवाची, देख लेना कहीं भी अगर आ जाए पर्यायवाची, तो यही आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यौगिक बताया अलग से, ठीक है। आपसे पूछा योग रूढ़, बताओ पर्यायवाची कौन सा, योद्धा, दशानन, राक्षस, असुर। आप कहोगे दशानन, दशानन रावण को कहा जाता है, और ये आपका क्या है पर्यायवाची, इसी वजह से आप इसको क्या कर लेंगे, योग रूढ़। मैंने ये भी बताया था कि याद रखिए जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में वर्तनी का सुधार करना, किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्तों ये बताना। तो वर्तनी शुद्धि के लिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं सन्यासी, बहुत बढ़िया दोस्तों, सन्यासी आपका सही मिल गया। मैंने बताया था आपको सन्यासी कैसे लिखा जाता है, तो सन्यासी में ऊपर भी होता है और आधा न भी होता है, दोनों होता है, दोनों याद रखेगा, ठीक है। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ये सन्यासी सही लिखा हुआ दोस्तों। और आपसे पूछा भी क्या था दोस्तों कि जो सही है वो आप बताना, जो सही है वो आपसे पूछा था, याद रखेगा, ठीक है। सन्यासी आपका यहां पे क्या दिया दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आकाल दिया दोस्तों, आकाल
तो अकाल याद रखें दोस्तों, अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। क्या होता है दोस्तों? अकाल। अकाल शब्द होना चाहिए, ये आप याद रखेगा। अगर अकाल लिखा होता तो सही हो जाता। जो अनुग्रहित लिख रहा दोस्तों, ये अनुग्रहित नहीं होता है, यह अनुग्रहित होता है। क्या होता है? ग्रह की जगह गृह होता है, अनुग्रहित शब्द होता है, न कि अनुग्रहित शब्द होता है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। जो आजीविका दिया दोस्तों, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। क्या होता है दोस्तों? आजीविका होता है, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है दोस्तों, ये आप याद रखेगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है? बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा समृद्ध स्वर है दोस्तों, ये आपको बताना है। कौन सा समृद्ध स्वर है? यहां पे मैंने आपको बताया समृद्ध स्वर होते हैं और अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक समृद्ध होता है, एक अर्ध समृद्ध होता है, एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत भी होता है। ये 4 तरह के होते हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, समृद्ध का मतलब होता है दोस्तों कम खुला हुआ। ठीक है, कम खुला हुआ, कम खुला हुआ, इसको कहा जाता है समृद्ध। जब ज्यादा खुला हुआ होता है तो उसे कहा जाता है विवृत। ठीक है, तो जब इसका देखेंगे समृद्ध वाले में देखेंगे तो याद रखिएगा समृद्ध में कुल कितने आते हैं दोस्तों? 4 तरह के वर्ड आते हैं। एक आता है छोटी ई, एक आता है बड़ी ई, एक आता है ऊ, एक आता है बड़ा ऊ। ठीक है, तो ई ऊ क्या होता है दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? इसको समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसको समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पे जो हो जाएगा दोस्तों, ये ई क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका समृद्ध का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये समृद्ध का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, विवृत स्वर में क्या आता है दोस्तों? अगर मैं यहां पर विवृत स्वर की बात करूं, अगर मैं विवृत की बात करूं, विवृत का तात्पर्य होता है खुला हुआ, और खुले होने में केवल बड़ा आ आता है या फिर ये वाला आ आता है, ये वाला। ठीक है, जो हॉस्पिटल में आप यूज करते हैं इसे विवृत कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अर्ध विवृत में क्या आता है दोस्तों? अगर आपसे पूछ दे अर्ध विवृत में, ठीक है, अर्ध विवृत में। ठीक है, तो अर्ध विवृत में याद रखेंगे क्या आता है दोस्तों? जो बच्चे खुचे वाले होते हैं, जैसे जो मिलकर बने होते हैं, जैसे ओ हो गया, अ हो गया, ठीक है, या फिर ए हो गया और ए हो गया। ठीक है, तो ये आपके यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये सभी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो सही उत्तर था वो आपको बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए क्या सही है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची, किसमें दोस्तों? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपको पता होगा दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कितनी भाषाओं का? कुल 22 भाषाओं का उल्लेख यहां पे किया गया है, जो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है। अभी 23वें भाषा के रूप में भोजपुरी को लाने की दोस्तों बातें चल रही हैं। ठीक है, शुरुआत में 22 नहीं था, शुरुआत में केवल 14 भाषाएं थी। शुरुआत में केवल 14 भाषाएं ही थी, बाद में अभी वर्तमान में बढ़ करके संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 22 हो गई। ठीक है, इसमें याद रखेगा ये राजस्थानी भाषा अभी इसमें नहीं है। हिंदी, नेपाली, गुजराती ये सभी भाषाएं आती हैं, राजस्थानी भाषा इसमें नहीं आती। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। अच्छा, आपके परीक्षा में यहाँ 2-3 सवाल आपसे खूब पूछते हैं। जैसे पूछा जाता है दोस्तों, सिंधी को कब जोड़ा गया? हालांकि ये दूसरे विषय का या आपके पॉलिटी का विषय है, लेकिन सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1967 याद रखेंगे। सिंधी भाषा को तब जोड़ा गया था जब आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति आया था इसी समय। आपने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा, जिन्हें हरित क्रांति का वर्ल्ड वाइड जनक माना जाता है, और विश्व और जो नाम है स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन का, वो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ये जो 67 था दोस्तों, इसी समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। बाद में अगली बार दोस्तों 1992 में जोड़ा गया। कई सारी भाषाओं को, कुल 4 भाषा को 1992 में लाके जोड़ा गया। कौन कौन सा? 3 भाषा को। एक था आपका गोवा का कोंकणी भाषा। कौन सा? कोंकणी भाषा। ये कहां बोला जाता है? गोवा में बोला जाता है, कोंकणी भाषा। एक मणिपुरी को शामिल किया गया, मणिपुरी को, और एक नेपाली भाषा को। ठीक है, यहां से नेपाली वाला सवाल आपसे खूब पूछा जाता है, याद रखेगा। इसको 1992 में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर 4 भाषा एक साथ और शामिल किया गया। कब दोस्तों? तो 2003 में कुल 4 भाषाएं फिर से शामिल की गई, जिसमें कौन सा दोस्तों? जिसमें एक भाषा था डोंगरी, नाम सुना होगा, डोंगरी को, मैथिली को, मैथिली भाषा को। ठीक है, ये सभी क्या है ना कि ये सभी के आप स्थान वाइज नहीं पाएंगे, लेकिन याद रखें। ठीक है, बोडो भाषा यहां पे आया। कौन सा आया? डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ठीक है, संथाली। इन 4 भाषा को दोस्तों 2003 में जोड़ा गया था। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें राजस्थानी भाषा नहीं है, बाकी 14 भाषाओं में पहले ही नाम था, याद रखेगा। तो 14 और जो 8 बाद में जोड़ा गया, वो 8 याद रखेगा। 4 यहां पर है, 4 3 7, 7 1 8, ये 8 भाषा ये बाद में जोड़ा गया, तभी इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? कह रहा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने स्थापना किया बीएचयू का 1916 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, या राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किया 1828 में, जिन्हें पुनर्जागरण काल का पिता भी कहा जाता है, या फिर महात्मा गांधी ने। तो हिंदी देखिए ज्यादातर बच्चों ने यहां पर महात्मा गांधी किया था। महात्मा गांधी आपका गलत उत्तर है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी नाम किसने बताया था दोस्तों? तो वो सुझाया था किसने? राजा राम मोहन राय जी ने सुझाया था। ये आपके लिए थोड़ा सा लीक से हट करके सवाल है। मुझे लगा कि आपकी परीक्षा में लीक से हट करके भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ दोस्तों सुमेलित करना है और बताना है यहां पर क्या सत्य है। ठीक है, करा मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है। दोस्तों यहां पर कौन सा अलंकार है? तो याद रखेगा ये अपहनुति हो जाएगा। याद रखे जब कहीं नहीं का इस्तेमाल हो जाए ना, तो नहीं के आते ही आप याद रखेगा अपहनुत कर लीजिएगा। यहां पर नहीं का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है, मुख तो ही चंद्र है, मुख तो ही क्या है? मुख तो चंद्र ही है। यहां पर दोस्तों ये रूपक हो जाएगा क्योंकि यहां पर इसकी समानता बताई जा रही है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, तो जब आभास हो रहा दोस्तों तो भ्रांतिमान हुआ, भ्रम तो चल रहा है। मुख है कि चांद, मुख है कि चांद, याद रखेगा संदेह की बातें यहां पर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो एक बार मिलाइए क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 दोस्तों ये आपका सही बनेगा। 2 3 4 1 तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा यहां पे नहीं था, उत्प्रेक्षा का नामो निशान यहां पे नहीं था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा कब होता? उत्प्रेक्षा तब होता जब एक आता मुख मानो चांद, मुख मानो, क्योंकि उत्प्रेक्षा का टारगेट क्या है? इसमें मानो जानो शब्द का इस्तेमाल होता है। जब लिखा जाता मुख मानो चांद है, तब क्या हो जाता दोस्तों? तब आप कहते कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, अन्यथा नहीं। तब आप कहते यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है जब लिखता मुख मानो चांद है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का शिव कर देती हो। याद रखिएगा जब किसी पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जब कहीं पर आपको व्यंग्यात्मक मिल जाए, लेकिन व्यंग्यात्मक के करने, व्यंग मानने के तुरंत बाद क्या हो जाए? फिर उसकी बड़ाई बताई जाए। जब कभी ऐसा एहसास हो जाए, एक तरफ कहा जाता है गंगा क्यों टेढ़ी चल, तुमसे कोई कहेगा तुम क्यों टेढ़े चलते, तो गुस्सा नहीं आएगा, तो पहले व्यंग मारा गया। ठीक है, तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, पहले ये कहा गया, तो पहले व्यंग मारा गया। फिर कहा गया दुष्टों का शिव कर देती हो, मतलब दुष्टों को क्या कर देती हो? समाप्त कर देती हो। ठीक है, तो ये कहा गया, मतलब फिर उसकी बड़ाई किया गया। जब कभी ऐसा आ जाए तो बताएगा वहां पर ब्याज स्तुति होता है। क्या होता है? ब्याज स्तुति। ब्याज निंदा मत करिएगा, ब्याज स्तुति अलंकार हो जाता है वहां पर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ब्याज स्तुति करिएगा, ब्याज निंदा मत करिएगा। ठीक है, स्तुति आएगा, निंदा यहां पर नहीं। आगे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर और आऊंगा, तब बताऊंगा। अलंकार से इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये मुझे एहसास है। जहां तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूं कहूं रत्नारे। इसमें क्या है दोस्तों? देखिए जहां तह मज्जा मांस, मांस रुचिर यानी खून। ठीक है, यानी जित जित छिटके हाड़, हड्डी क्या हो गए? छटक फटक गए। दोस्तों ये कैसा है? ये कैसा है? यहां पर आपको विभत्स यानी घृणा जैसा महसूस होगा आपको दोस्तों। यहां पर आ जाएगा विभत्स रस। क्या आ जाएगा? जुगुप्सा आ जाएगा दोस्तों, यहां पर विभत्स रस आएगा। याद रखेगा क्योंकि यहां पर घृणा का भाव आ रहा है। जहां कहीं पढ़ने के बाद आपको घृणा का भाव आ जाए, वहां पर 2 बातें आप करिएगा, या तो आपकी परीक्षा में जुगुप्सा शब्द लिखा होगा, या तो आपको विभत्स शब्द मिल जाएगा। याद रखेगा यही रखा जाता है जहां कहीं भी घृणा का भाव आता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दी गई पंक्ति में रस बताना आपको। ठीक है, दी गई पंक्ति में रस बताना है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। याद रखेगा जब सेना में इसको पढ़ा जाता दोस्तों, एक जोश आ जाता है, शरीर में एक लहर दौड़ पड़ती है, और जब कहीं आपको उत्साह देखने को मिले तो याद रखेगा वहां पर रस कौन सा होता है? वीर रस होता है दोस्तों। यहां पर आपका वीर रस क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, वीर रस यहां पर आ जाएगा। पतझड़ में दोस्तों कौन सा समास? ध्यान से पढ़िए और बताइए। पतझड़ में दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने यहां पर भी गलत जवाब दिया था। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपको एहसास होता है कि वाकई आप बहुत ज्यादा हिंदी में पढ़ लिए तो थोड़ा सा कमजोर है, मुझे लगता है आपको हिंदी इंडिविजुअल का बैच
बेसिक ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर हिंदी को बहुत विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कर अब पतझड़ में दोस्तों कौन सा समास है, याद रखिएगा पतझड़ में सही बताएं तो बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। क्यों? पतझड़ बोलते ही आपके सामने एक ऐसा चित्र आता है, एक ऐसा पेड़ बनता है जिस पर कोई पत्ती नहीं है। जब आपके आंख के सामने कोई, जैसे मैंने बोला दशानन, आपके आंख के सामने रावण बन जाए, जैसे मैंने कहा लंबोदर आपके सामने गणेश जी आ गए, जैसे मैंने कहा हनुमान आपके सामने हनुमान आ गए, जैसे मैंने कहा चतुर्भुज आपके आंख के सामने क्या बन गया, विष्णु जी की मूर्ति आ गई। तो याद रखें जब आंख के सामने कोई चित्र प्रतिबिंबित हो जाता है वहां बहुब्रीहि समास कर लीजिएगा। पतझड़ बोलते ही ऐसा एहसास हुआ, तो बस ऐसे में याद रखेगा पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर आपका जो है आ जाएगा बहुब्रीहि समास, इसको याद रखिएगा, ठीक है। करा कूप मंडूक, ठीक है। कूप मंडूक में कौन सा समास है दोस्तों, कूप मंडूक। कई बार लोग अपने आप को थोड़ा सा पढ़ करके जो है बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है वो कूप मंडूक थे, यानी कुएं में मेढक। एक कुएं का जो मेढक होता है ना, वो अपने आप को राजा समझता है, यहाँ पे सब कुछ हमको पता है, थोड़ा सा पढ़ लिया उसको लगता है अहंकार हो गया। तो कूप मंडूक में भी याद रखेगा दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत गलतियां किया था, कुछ ने द्वंद्व किया था, कुछ ने, ज्यादातर लोगों ने, लगभग 80% लोगों ने तत्पुरुष समास किया। तो याद रखेगा ये आपका गलत है, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कूप मंडूक में आपका बहुब्रीहि समास है। मेरा काम है आपको अच्छा पढ़ाना, ठीक है। मैं आपको भाई आपसे नहीं लूटना, मैं आपसे पूछूं दशानन में कौन सा समास है, ठीक है, मैं आपसे कहूं चौराहा में कौन सा समास है, भाई मुझे नहीं पढ़ाना, ठीक है। अच्छी चीज पढ़ाना है, ऐसी चीज पढ़ाना जो आपके परीक्षा के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, लगे पढ़ने पे कि हां सर ये चीजें हैं पढ़ने लायक। देखिए करा पयोध में संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, बताइए। आइए पयोध में दोस्तों संधि विच्छेद आपको बताना है, तो पयोध में संधि विच्छेद आ जाता है दोस्तों पयः धन धी। क्या आ जाता है दोस्तों, पयः धन धी बराबर क्या हो जाता है, पयोधि हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यशोदा में संधि विच्छेद क्या होता है, यशोदा। तो यशोदा में क्या करते हो दोस्तों, यश धन दा। क्या करते हो, यश धन दा बराबर यशोदा। जैसे मनोविज्ञान में क्या करते हो दोस्तों, मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान में क्या संधि विच्छेद करते हो, मन धन विज्ञान। क्या करते हैं, मन धन विज्ञान बराबर क्या होता है, मनोविज्ञान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तो याद रखेगा पय धंधी ये हो जाएगा। और इन सभी में दोस्तों संधि कौन सी है, तो आपके सामने दिख रहा होगा विसर्ग का इस्तेमाल। तो यहां पर संधि आ जाएगा दोस्तों विसर्ग संधि। क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि आ जाएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल करते हैं। करा निम्नलिखित में से उनके संधि का नाम के साथ उनको सुमेलित करके बताइए कि क्या यहां पर सही है, ठीक है। आइए सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निरोग, निरोग में नि धन रोग बराबर निरोग हो जाता है, ठीक है, निरोग, ठीक है। तो निरोग में संधि कौन सा आ जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि आ जाएगा। दीर्घाकार, दीर्घ धन आकार, अ और आ मिलकर आ हो गया, तो यहां पर दीर्घ संधि लोगों हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सदाचार, सत धन आचार बराबर सदाचार, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत धन आचार। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हो जाएगा, ये आपका यण संधि हो जाएगा। सदा धन ए बराबर ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूं, जैसे दीर्घ धन आकार क्या हो गया, यहां पर दीर्घ धन आकार बराबर क्या हो गया, दीर्घाकार हो गया, ठीक है। यण संधि में प्रतिधन एक, प्रतिधन एक बराबर क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। विसर्ग में नि, निह धन रोग बराबर क्या हो गया, निरोग हो गया, ठीक है। वृद्धि में सदा धन एव, सदा धन एव बराबर क्या हो गया, सदैव हो गया। व्यंजन में सत, सत धन आचार बराबर क्या हो गया, सदाचार हो गया, ठीक है। तो ये बन गया, एक बार मिला लीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बस ध्यान से देखते जाइए और निपटते चलिए, ठीक है। थाली का बैगन होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। थाली का बैगन होना भाई किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है जब कोई व्यक्ति सिद्धांतहीन होता है, ठीक है। सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, कभी ढरक जाए, कभी इनकी चाट उकाड़ता है, कभी उनकी चाट उकाड़ता है, कभी इनका खुशामद, कभी उनका खुशामद, यानी अपना कुछ नहीं, मौका देख करके, परिस्थिति देख करके अपने आप को बदल लेना, यही कहा जाता है थाली का बैगन होना, ठीक है। यानी जिसका कोई अपना दल नहीं होता, थाली का बैगन होना, यह कहा जाता है सिद्धांतहीन व्यक्ति को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका तात्पर्य क्या दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, चूहा होता है छोटा, तो चूहे का जो चमड़ा होगा वो भी छोटा होगा। चूहे के चाम से नगाड़े, नगाड़ा होता है बड़ा, तो छोटे छोटे चमड़ों से बड़े काम नहीं हो सकते, यानी सीमित संसाधन से बड़े काम नहीं किया जा सकते। याद रखिएगा, बड़ काम नहीं दोस्तों, बड़े काम नहीं किए जा सकते, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं किया जा सकते। याद रखिए, इसी को कहा जाता है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों में काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, ये सब नहीं। याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहां पर तत्सम नहीं है? जो शब्द तत्सम नहीं दोस्तों, उसको आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, लिखा है धृष्ट, पृष्ठ, पानीप और पंख। आपको पता होगा पानीप जो शब्द है तत्सम नहीं होता है। पानीप का तात्पर्य दोस्तों चमक होता है। ठीक है, क्या होता है? चमक। ठीक है, ये आपका तत्सम नहीं दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है, याद रखेगा। अगर इसी की जगह लिखा रहता ज्योत्सना, क्या होता? ज्योत्सना लिखा रहता ना, तब ये आपका क्या हो जाता? तत्सम हो जाता, तब जाकर के क्या हो जाता? तत्सम हो जाता। वैसे यहां जो लिखा है दोस्तों पानीप, ये आपका तद्भव शब्द दिया रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? एक बात बताओ, जो तद्भव नहीं हो क्या है दोस्तों? जो तद्भव नहीं है वो तत्सम है। जो तद्भव नहीं हो क्या है दोस्तों? वो तत्सम है। सिंपल सी बात है। लिख रहा धरती, दीपावली और नेवला और नाच। यहां पर दोस्तों जो दीपावली शब्द है, याद रखिएगा, ये आपका तत्सम शब्द है। और अगर आप इसका तद्भव देखेंगे तो दिवाली जो शब्द होता है ना, दिवाली, ये दिवाली शब्द क्या होता है? ये आपका तद्भव होता है। क्या होता है दोस्तों? ये आपका तद्भव होता है। बाकी जो हम लोग दीपावली बोलते हैं, ये दीपावली आपका क्या हो जाता है? ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और धरती का अगर देखेंगे दोस्तों, तो धरती का अगर आप तत्सम पता करेंगे तो आ जाएगा धारित्री। क्या आ जाएगा दोस्तों? धरती का धारित्री, धरती माता का धारित्री हो जाता है। ठीक है, धरती का क्या हो जाएगा? धारित्री हो जाएगा। नेवला का नकुल हो जाता है, नकुल सहदेव। ठीक है, तो नेवला का जो आपका तत्सम शब्द है वो क्या आ जाएगा? नकुल हो जाएगा। और नाच का क्या हो जाता है? आप सभी जानते हैं नाच को नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में सूची 2 को दिए गए सुमेलित चीजों को पढ़ना है और सुमेलित करना है यहां पर। ठीक है, आइए करते हैं दोस्तों पाठ। पाठ में क्या करेंगे? ध्यान से पढ़िए, बताइए। पाठ में क्या करेंगे दोस्तों? पाठ में अक लगा दीजिए, पाठक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाठ में अक लगाने से क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां पर बन जाएगा पाठक। क्या बन जाएगा? पाठक बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, चाल में क्या लगा सकते हैं? चाल में आंक लगा दीजिए, चालाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चालाक बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और झट में क्या कर सकते हैं? झटक में आ लगा दीजिए तो झटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झटका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पशु में इक लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? पशुविक हो जाएगा। बताइए, पशु में इक लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, पार्श्विक बनेगा। क्या बनेगा? पार्श्विक बनेगा। ठीक है, पशु में इक लगा देंगे, पार्श्विक बन जाता, छोटा सा रहेगा। ठीक है, पार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? मिलान करिए एक बार। 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, 4 3 2 1 मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। कोई क्वेश्चन आगे तो नहीं भग गया? अच्छा, आगे भग गया था। चलो आ जाओ, यहां पे देखो, कह रहा जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ करके नए शब्दों की रचना करते हैं। मैंने आपको बताया है, जो कोई संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जुड़ करके नए शब्द की रचना करेंगे वो क्या बनते हैं दोस्तों? वो बनाते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बनाते हैं? कई बार मैंने पढ़ाया है और निश्चित रूप से परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अच्छा, यही दोस्तों अगर इन सबको न लिख के बोल देता क्रिया या क्रिया धातु में जुड़कर कौन सा शब्द बनता है, तब बताते आप कृदंत प्रत्यय। तब क्या बताते? कृदंत। जब ये पूछता तब। यहां तो आपसे क्या पूछा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, ये यहां पे जुड़ते हैं। ठीक है, ये तीनों यहां पे आते हैं, बाकी की चीजें आगे आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों? 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला और तीसरा चरण में 13, पहले वाले में 13 11 13 11 13 11 13 11 दोस्तों क्या होता है? 13 11 13 11। ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों दोहा में। कहां प्रयोग किया जाता है? दोहा में। जब कभी आप दोहा पढ़ेंगे ना, आप पढ़िए दोहा का, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो याद रखेगा, यहां पर क्या हो जाता है? 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ये आपका किसका उदाहरण है दोस्तों? ये आपके दोहा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दोहा का उदाहरण है। 13 11 13 11 ये दोहे का उदाहरण। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है शिल्पगत आधार पर दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है? ठीक है, अब देखिए दोहे में हमने पढ़ा 13 11 13 11। ये हमने क्या पढ़ा दोस्तों? ये हमने पढ़ा क्या? दोहा पढ़ा। क्या पढ़ा दोस्तों? कि ये दोहा में होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोस्तों से कि 11 13 11 13। ठीक है, यानी यहां पर क्या होता है दोस्तों? पहले और तीसरे में 11 हो जाता है और दूसरे और चौथे में 13 हो जाता है। दोस्तों ये कहां पर होता है? ये होता है सोरठा में। कहां पर होता है? दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। इसको आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए एक अच्छा सवाल है। ठीक है, दोहे का ठीक उल्टा क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला बताइए, ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के बताइए, ठीक है। लिख रहा है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। जहां पर चारों चरण में समान मात्रा होता है, अरे यार समान मात्रा तो उसे क्या कहा जाएगा, सममात्रिक छंद। सम माने समान, जहां पर अलग अलग मात्रा होती है विषम मात्रिक छंद होता है, जहां पर अर्धमात्रिक छंद, तो दोस्तों यहां क्या कहा जाएगा, सममात्रिक छंद। ये तो हर बच्चा केवल नाम से ही बता सकता था, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है वो बताना, जो गलत है वो बताना है। पंडित जी ने कहा कि कार्य में बाधाएं भी आती ही हैं, बाधाएं भी आती ही हैं, सही है। हरिमोहन को सफल होने की आशा नहीं है। मैं सोमवार को आपके गांव आऊंगा। परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। जब 2 तारीख लिख दिए तो के दिन लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो याद रखेगा परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, ऐसा कहना चाहिए 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। दोस्तों ये कहकर क्या कर दिया, यहां पे गलती कर गया, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से फिर से बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, बस आपका वास्तव में आपका अभिनय सराहनीय था, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों ये आपका गलत हो गया। हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है, इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पे क्या हो गया, आपका गलत नजर आ रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है। जो घोष वर्ड है दोस्तों वो आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा घोष वर्ड में क्या कहा जाता है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां पर आते हैं वो आपका घोष कहलाते हैं, घोष कहलाते हैं, या उन्हें आप सघोष भी कह सकते हैं, ठीक है, सघोष भी कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा और चौथा जहां आते हैं दोस्तों उनको आप अघोष कह लेते हैं, ठीक है। तो घोष वर्ड क्या दोस्तों, प फ ब भ म, ठीक है। याद रखेगा छ आपका 2 नंबर पे आएगा, ख आपका 2 नंबर पे आएगा, च आपका 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे में तो यार च भी आप ले सकते थे, ठीक है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर हो सकता है, इसको आप एक बार देखिएगा और सही करेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका यही सवाल, आपका सवालों की श्रृंखला आपकी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, अपनी चीजें देखते रहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, मिस प्रिंट है। धन्यवाद।